अब देखो, सबसे पहले क्या कहते हैं, उपसर्ग की बात करते हैं। उपसर्ग के अंदर हमारे जो सिलेबस के अंदर है, आ है, अन है, अधि है, अप है, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु, दूर, सम। ठीक है, ये सम नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार पूछा गया इसलिए इसको लिख दिया गया। आ उपसर्ग है, क्वेश्चन आएगा अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो हमको क्या बताना है, आ उपसर्ग है। कौन सा है? आ है। जैसे अभाव हो गया, अविश्वास हो गया, अयोग्य हो गया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से आ उपसर्ग किसमें नहीं है, और एग्जाम्पल में दे देगा, क्या कहते हैं कि अनमोल है, अनभिज्ञ, सॉरी, अविश्वास, अयोग्य, अभाव और एक अनमोल दे दिया। तो इन तीनों में तो आ उपसर्ग है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा, नहीं है। ये ध्यान देना, क्या पूछेगा कि नहीं है, तो नहीं किसमें है, अनमोल में। कैसे? ठीक है, इसमें हाँ नहीं है ना, अन उपसर्ग है ना ये, अनमोल। तो आ उपसर्ग का कौन हो गया, अभाव हो गया, अविश्वास हो गया, अयोग्य हो गया। अन उपसर्ग में क्या होगा, अनमोल, अनभिज्ञ, अनायास, अनपढ़। अधि में क्या है, अधिकार, अधिपति, अधिनायक। अप उपसर्ग से क्या, उपसर्ग मतलब समझ रहे हो ना, जो शब्द के पहले लगता है ना। अपव्यय, अपकर्म, अपमान। अप हो गया अनु का अनुशासन, अनुरूप, अनुचर। उप का उपनाम, उपदेश, उपहार, उपसंहार। सह का सहचर, सहमति, सहकारी, सहगान। निर का निर्दोष। अब देखो, निर्दोष, द ऊपर रा है, ठीक है, निर्दोष, निर्भय, निराकरण। ठीक है, निर प्लस, हाँ ठीक है, निर्भय। अभी है अभिमान, अभिज्ञान, अभिप्राय, अभिवादन, जो आगे लग रहे हैं। परि में परिताप, परिक्रमा, परिवर्तन, परिग्रह। सु का सुपुत्र, सुयोग्य, सुमार्ग, सुलेख। दुर का दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। सम का संकल्प, क्यों, सम प्लस कल्प, सम जैसे संस्कृति तो सम प्लस कृति। ठीक है, तो सम उपसर्ग है। संस्कार सम, ठीक है, संयोग तो सम, ठीक है, संयोग, लेकिन इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, सम प्लस योग आएगा। क्या आएगा, सम प्लस, तो ठीक है, हाँ सम प्लस देश। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ पर्यायवाची में। पर्यायवाची इसमें वही दिया हूं जो बार बार पूछता है। जैसे शुभ्र यानी सफेद होता है, तो शुभ्र का पर्यायवाची सफेद है, धवल है, शुक्ल है। क्वेश्चन में कह देगा धवल शुभ्र का पर्यायवाची निम्न में से है, तो एक ऑप्शन तो दे देगा श्वेत, एक ऑप्शन में दे देगा अधर, एक में दे देगा विपिन, एक में दे देगा जीवन। तो कौन सा होगा, श्वेत। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि शुभ निम्न में से शुभ्र का पर्यायवाची नहीं है। क्या बोल देगा, शुभ्र का पर्यायवाची नहीं है, तो उसमें दे देगा श्वेत दे देगा, धवल दे देगा, शुक्ल दे देगा, और एक तो क्या कहते हैं, कानन दे देगा। तो ये तीनों तो उसके पर्यायवाची है, कानन नहीं है, तो कानन पे हमको टिक करना है। सवाल में ध्यान रखना है और नहीं है, ये दो पे बहुत ध्यान देना, नहीं तो सीधा देखोगे आ उपसर्ग है, हाँ अभाव है, ये लो। ठीक है, तो उसमें ये देखना है कि है या नहीं है पे फोकस करना है। अभी क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तब देखेंगे उसमें। ठीक है, हृदय का हो गया उर, वक्ष, हिया। होंठ का हो गया अधर, ओष्ठ, होंठ। समुद्र का हो गया सागर, सिंधु, जलाधि। वन का हो गया विपिन, जंगल, कानन, अरण्य। वीर्य का हो गया जीवन, सार, तेज, शुक्र। ओज का हो गया तेज, शक्ति, बल। अन्वेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अन्वेषण का अनुसंधान, खोज, छानबीन या शोध। अरव, अश्व, ये क्या है, अश्व, पता नहीं कैसे लिखते हैं, घोड़ा, तरंग, घोटक, तुरंग, घोटक, घोड़ा। कपड़ा का वस्त्र, वसन, पट, चीर। कृष्ण का गोपाल, गिरिधर, मुरारी। कृष्ण का भी आ सकता है, तुम्हारी किताब के अंदर बार बार इसके बारे में है, तो गोपाल, गिरिधर और मुरारी। गोवर्धन। गंगा का गंगा भी आ सकती है, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी। गंगा का मैटर चल रहा है। तीर, बाण, सर, सिलीमुख। धनुष का धनु, पिनाक, सारंग, कमान। सर्प का सांप, भुजंग, नाग, विषधर। समुद्र का सागर, सिंधु, जलाधि, पयोधि। ये वो है पर्यायवाची, मतलब सिमिलर वर्ड। नहीं मतलब कितनी लिखनी रहेगी, लिखना नहीं रहेगा, एमसीक्यू में आएगा सीधा, वो लिखा रहेगा अश्व का निम्न में से एक पर्यायवाची है, तो कहीं ना कहीं एक घोड़ा लिखा रहेगा या घोटक लिखा रहेगा। ठीक है, तो उस पर हमको टिक करना है, वही ओमार में बनना है। ठीक है, तद्भव, तत्सम, वो बोल दे उजला का तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा उज्जवल, तो हमको क्या कर देना, उज्जवल टिक कर देना है। हाँ, ये तद्भव जो होता है ये हिंदी शब्द होता है, और तत्सम यानी संस्कृत होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उजला का उज्जवल हो गया, माथा का मस्तिष्क हो गया, सपना का स्वप्न हो गया, कुत्ता का कुक्कुर हो गया, कोढ़ का कुष्ठ हो गया, खंबा का स्तंभ हो गया, प्यास का पिपासा हो गया, सूखा का शुष्क हो गया, सुई का सूचिका हो गया, भैंस का महिष हो गया, करोड़ का कोटि हो गया, कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम। हाथी का हस्ती हो गया, पोखर का पुष्कर हो गया, कोयल का कोकिल हो गया, काठ का काष्ठ हो गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो कोयल का है, एक हाथी का है, एक सुई का है, और एक इसका है, करोड़ का है।
ठीक है। और एक हाँ सुई लगाई दिया। ये 4-5 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक ना एक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना है, ठीक है। और अधिक पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, बुक के अंदर करीब 40-50 ठोर दिए हुए हैं, उसको भी एक बार रीड मार लेना। मान लो छूट जाए तो, हम भगवान तो है नहीं कि जो कहेंगे वही होगा, ठीक है। लेकिन मानना है कि पिछले 4-5 सालों में जो पूछा है उसको छाट छाट के मैंने निकाल दिया है, ताकि ज्यादा ना पढ़ना पड़े। समास क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। परिभाषा पूछता नहीं है, हमसे पूछेगा पहले समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब मैंने बताया था और, द्वंद्व मतलब और, जिसमें और का लोप हो या योजक चिन्ह हो। क्या क्या होगा, या तो और का लोप होगा या क्या होगा, योजक चिन्ह। जैसे भीमार्जुन, तो भीम और अर्जुन, भीम और, ये अलग एग्जाम्पल था इसलिए लिख दिया हूँ, इसमें पता नहीं चल रहा है कि द्वंद्व है कि नहीं। इसका संधि विच्छेद करें, भीम प्लस अर्जुन। पूछेगा कि ये लिख दे और ये पूछ, ऐसे लिख करके ऐसे पूछ सकता है, ऐसे लिख के ऐसे भी तो पूछ सकता है। और ये और ऐसे भी कह सकता है भीमार्जुन में निम्न में से कौन सा समास है। हेलो, हाँ आओ ना, कौन रोका है, हाँ ले आओ कंबल अम्बल, ठीक आओ बेटा, चलने दे, वो टेंशन मत, उसको भूल जाओ, वो सब एडिट हो जाएगा उसको, एडिट। हाँ देखो इधर, वो नहीं हुआ तो जाएगा। सुनिए, लव कुश, बीच में योजक चिन्ह है, लव और कुश। पाणिपाद, पानी और पाद। तन मन, तन और मन। एक ये अलग था, कंद मूल फल, कंद और मूल और फल, और 2 बार लगा है। अब देखो सवाल ऐसे आएगा कि लवकुश में कौन सा समास है, तो नीचे 4 समास रहेंगे, तो भैया इसमें द्वंद्व समास है, क्योंकि और का लोप है या योजक चिन्ह है। इसकी पहचान 2 ही है कि और का लोप होगा या योजक चिन्ह होगा, इसके अलावा कोई तीसरी पहचान इसकी नहीं है। ये क्या हो गया, द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी एंड याद रखा करो, द्वंद्व एंड, द्वंद्व एंड, कुछ और मत याद कर लेना, ठीक है। द्वंद्व एंड, हाँ ठीक है। और देखो द्विगु, द्वि यानी 2, द्वि यानी 2, गु यानी गुणा, गु यानी गुणा, द्विगुणा यानी 2 गुणा, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब मैथ की बात कर रहा है, मतलब संख्या की बात कर रहा है। तो द्विगु यानी, द्वि यानी 2, ठीक है, 2 संख्या। अब देखो अष्टग्रह 8 ग्रहों का समूह, 8 ग्रह है ना, ठीक है। तिरंगा 3 रंगों का समूह, 3 आ गया ना। त्रिवेणी 3 वेणी का समूह या 3 नदियां। पंचवटी 5 वटों 5 वृक्ष का समूह। त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह। 10 अवतार 10 अवतारों का समूह। पंजाब 5 आबों का समूह, 5 नदियों, पंजाब में 5 नदियां बहती इसलिए उसका नाम क्या है, पंजाब है। चौमासा 4 मास यानी 4 महीने का समय। सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। त्रिदेव 3 देवों का समूह। नवरात्र नवरात्रि का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। तिमंजिला 3 मंजिल। इन सब में क्या आ रही है, संख्या आ रही है, क्या आ रही है, संख्या। ऐसे पूछेगा पंजाब में, कंफ्यूजन मतलब द्वंद्व यानी एंड, द्वंद्व यानी एंड, द्वि यानी 2, द्वि यानी, इसको ऐसे याद, इसको ऐसे द्विगु पढ़ लो ना, द्विगु, द्विगु मतलब द्विगु, द्विगु 2 गुणा। इसको द्वंद्व एंड, एंड यानी और, द्वंद्व एंड, द्वंद्व एंड। ऐसे लिखा है क्या, ऐसे लिखा रहेगा। पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, फिर हाँ उस पर टिक करना है कि उसमें द्विगु समास है। एमसीक्यू में कही है सब, ये एमसीक्यू के 20 में से 12-15 नंबर चाहिए कि नहीं। वो शुक्लोत्तर फुक्लोत्तर में तो फेल हो जाओगे, इसमें तो कम से कम तैयार रहो, है आदिकाल रीतिकाल में भटक जाओगे। आ जा इधर, नहीं भटकेगा ना, तू नहीं भटकेगा, मेरे ये बाकी लाल तो भटकेंगे। आओ बेटा, कर्म धारे समय, जिसने कर्म को धारण किया हुआ, जो अपनी तारीफ सुनना पसंद करता और कुछ नहीं। कर्म धारे कौन, जो कर्म को धारण किया हो। कर्म धारे कौन, तिवारी, कर्म को धारण किया, यानी कि जो अपने कर्म को धारण किया हुआ है वो कर्म धारे समास है, मतलब इसको सिर्फ तारीफ सुनना पसंद है। क्या पसंद है, जैसे क्या कहते हैं कि रौनक चंद्रमुखी, रौनक का जो चेहरा है वो कैसा है, चांद की तरह है। तो चंद्रमुखी मतलब रौनक की तारीफ हो रही है ना, चंद्रमुखी चांद जैसा समान। कमल नयन, कमल के समान इसके क्या है, नयन है। देखो अब लाल घोड़ा, घोड़ा कैसा है, लाल, तो लाल उसकी विशेषता है ना। आदमी काला, जो विशेषता बताए, तारीफ करे, हाँ ठीक है। विशेषता क्रिया विशेषता में फर्क है जमीन आसमान का। विशेषता पर ध्यान दे। कृष्ण सर्प, सर्प कैसा है, कृष्ण रंग का है, काले रंग का है, कृष्ण सर्प। दुष्चरित्र, चरित्र कैसा है, बुरा चरित्र है, बड़ा लूज कैरेक्टर आदमी है, दुष्चरित्र। पीत पृष्ठ, पृष्ठ कैसा है, पीला है, पीला पेज है, तारीफ हो रही ना, पेज कैसा है बता रहा ना, पीला है। महाकवि, कवि कवि नहीं है, ये कौन है, ये महाकवि है ना, पुरुष नहीं है, महापुरुष है।
तो उसकी तारीफ हो रही है कि पुरुषों से भी महान है। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है, तारीफ उसकी। कमल नयन, नयन कैसा है? आंख कैसी है? कमल जैसी है। कर कमल, हाथ कैसा है? कमल जैसा है, नाजुक। चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुंह। मृग नयन, आंखें कैसी? मृग की तरह, हिरण की तरह, कहते हैं ना हिरणी जैसी आंखों वाली, है ना। बस। मीनाक्षी, मीनाक्षी का मतलब मीन के समान आंखें। मीन यानी कौन? मछली, मछली के समान छोटी छोटी आंखें होती ना, गुच्छी गुच्छी आंखें, मीनाक्षी। तो ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय को याद करने के लिए सबसे आसान एग्जांपल होता है चंद्रमुख की। चंद्रमा के समान मुख, मतलब चंद्रमा जैसे उसकी तारीफ हो रही है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। पहला समास हमने क्या पढ़ा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब क्या? द्वंद्व। और ठीक, द्विगु, द्विगु यानी क्या? संख्या। द्विगु यानी क्या? संख्या जिसमें आएगी 3 4 हाँ 1 2 3 4 आएगा जिसमें। सर इसमें कर्मधारय विशेषता, इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा? इसमें भी ऐसे आएगा। कमल नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अच्छा यही इसको टिक करना हाँ अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तुमको, क्वेश्चन में आगे चले। अब सबसे इंपॉर्टेंट समास, इसी से ज्यादा सवाल पूछता है। सबसे ज्यादा सवाल बहुव्रीहि से पूछता है, इन सबसे इतना नहीं पूछता है। हाँ बहुव्रीहि समास देखो, बहुव्रीहि में होता है जिसमें कोई तीसरा अर्थ निकले। कैसा अर्थ निकले? जैसे मैंने इसमें पढ़ा पंचवटी पढ़ा, मान लो 5 वृक्षों का समूह, तो 5 वृक्ष का समूह है, लेकिन किसी अकेले ने किसी ने रजिस्ट्री नहीं कराया ना नाम में कि भाई 5 वट मतलब ये नहीं, नहीं इसमें रजिस्ट्री करा रखे हैं। कैसे? वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में माँ सरस्वती। वीणा किसके हाथ में? सरस्वती माता के हाथ। तो इन्होंने इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि भैया ये शब्द हमारे लिए है। और किसी के पास बहुव्रीहि समास। चंद्रधर, चंद्रमा को कौन धारण किया हुआ है? भगवान शिव। चंद्रधर, चंद्रमा को कौन धारण किया है? भगवान शिव ने कर रखा है। हाँ चंद्रधर लिखा रहेगा। बस इसका अर्थ लिया, इसी में से एक आएगा, टेंशन मत ले, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। गजानन, गज के समान मुख, हाथी जैसा मुख किसका है? गणेश जी का है। तो तीसरा नाम आ गया ना निकल के, गणेश जी। त्रिलोचन या त्रिनेत्र, 3 आंखें किसकी है पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में? शंकर जी की। तो इन्होंने अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो शिव जी। चक्रधर, चक्र को कौन धारण किया हुआ है? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान पास कहते हैं सुदर्शन चक्र है। चंद्रमौली या चंद्रशेखर, चंद्रमा किसके सिर पर है? शिव जी के। देखो चंद्रमौली, चंद्रशेखर, चंद्रधर, 3 नाम हो गए, और तीनों का मतलब एक ही है, चंद्रमा को धारण किया भगवान शंकर। चतुर्भुज, 4 भुजाएं किसकी हैं? भगवान विष्णु की। 4 भुजाएं किसकी हैं? कहते हैं ना चतुर्भुजनाथ, तो भगवान विष्णु। दशानन या 10 मुख, 10 सिर किसके हैं? रावण के। अभी यहाँ आ जाए 9 सिर वाला, तो 9 सिर किसमें चला जाएगा? द्विगु में चला जाएगा, क्योंकि उसका मतलब नहीं है तीसरा अर्थ है। जब तीसरा अर्थ आ गया तो बहुव्रीहि में आ गया। पीताम्बर, पीला है वस्त्र, पीला वस्त्र किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। पिछले साल आया था ये। पीताम्बर वस्त्र किसका है? पीला वस्त्र कृष्ण जी का। चक्रपाणी, चक्र किसके हाथ में? भगवान विष्णु के हाथ में। किसके चक्र है? अब चाहे सुनो, चाहे भगवान विष्णु रहे चाहे भगवान कृष्ण रहे, मतलब तो तीसरा निकल रहा है ना। अब भगवान कृष्ण भी पीला कपड़ा पहनते हैं, विष्णु जी भी पीला कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, तो उसमें तो उसमें कोई ये नहीं आ रहा है कि कृष्ण है कि शिव के बारे में बताना है। उसमें ये है भाई तीसरा अर्थ निकल रहा है, मतलब क्या कहते हैं, ये हमारा बहुव्रीहि समास है। हमारे सिलेबस से इतना ही मतलब है, कंटिन्यू अभी रहना। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला कौन है? गिरी यानी पर्वत, कहते हैं ना गोवर्धन पर्वत को कौन धारण किया था? कृष्ण जी ने। तो गिरिधर मतलब गिरी को धारण करने वाले भगवान श्री। निशाचर, रात में घूमने वाले कौन होते हैं? राक्षस। राक्षस निशाचर, निशाचर कौन? राक्षस। रात में घूमने वाला कौन है? राक्षस है। जितेंद्रिय, जिसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया, भगवान इंद्र, देवराज इंद्र, देवाधिपति देव कौन? महाराज इंद्र। कौन? जितेंद्रिय। जितेंद्र नाम मतलब समझ जाओ कि ये इंद्र भगवान है। कौन है? श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिसका। सफेद कपड़ा कौन पहनता है? माँ सरस्वती, नहीं तो उसके बाद विधवा लोग पहनती है ना। लेकिन ये भगवान का मैटर है, तो सीधा श्वेतांबर मतलब श्वेत है वस्त्र धारण किसने किया है? माँ सरस्वती ने। एक और है यहाँ पे, मैं लिखना भूल गया था, दिगंबर। दिगंबर मतलब कि दिख है अंबर जिसका। दिख है अंबर जिसका मतलब जानते हो, जिसने चारों दिशाओं को अपना वस्त्र बना लिया हो। दिगंबर लोग, दिगंबर समाज नहीं है जो नंगे नागा बाबा घूमते हैं, नंगे लोग, जो उन्होंने क्या किया? चारों दिशाओं को अपना क्या बना लिया? वस्त्र बना लिया। वस्त्र धारण का उनको क्या बोलते हैं? दिगंबर। क्या बोलते हैं? कहते हैं ना दिगंबर जैन है। जैन लोग होते हैं ना, मुंह पे बांधे बांधे रहते हैं, पूरा वस्त्र नहीं रहता उनके, तो उसको दिगंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिगंबर। चारपाई, 4 है पाया जिसके, 4 है पाया जिसके। कौन? खाट, हटिया, चारपाई। तीसरा अर्थ निकल रहा है ना। चतुर्मुख या चतुरानन, 4 मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के हैं। किसके हैं? कंफ्यूजन हो जाएगा।
काय उसका मतलब निकल रहा है ना, 3 पाई तो नहीं कह रहा है, 4 पाई एक है ना, 5 पाई आएगा तब द्विगु में जाएगा ना, 3 पाई आएगा तब द्विगु में जाएगा ना। बहुब्री में 4 पाई तुम्हारे सामने है कि खटिया है, ये नाम है ना किसी का रजिस्टर। हाँ, तख्ता लिख ले, तू पलंग लिख ले, बेड लिख ले, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं, बस मतलब निकलना चाहिए। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, भगवान गणेश। लंबा पेट किसका है? गणेश जी का। पंचमुख या पंचानन, 5 मुख किसके हैं? हनुमान जी के। पंचमुखी हनुमान जी नाम सुने हो गए। सुनो, एग्जाम के अंदर यही इन्हीं में से भगवानों के नाम में से एक नाम आएगा, उसी नाम को हमको करना है। ये तो ठीक है, बहुब्री समास, बहुब्री समास। समझ गए? फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। द्वंद क्या? एंड, द्वंद एंड, द्वंद एंड। द्वंद यानी और का लोप, द्विगु द्वि यानी संख्या, द्विगु यानी संख्या। तीसरा कर्मधार है जो विशेषता, कमल नयन, चंद्रमुख, मृग नयन, मीनाक्षी, ये सब कौन हो गया? कर्मधार है। बहुब्री, बहुब्री भगवान वाले, जिसका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो। ये 4 समास हो गए। एक समास आएगा 1 नंबर का आएगा, इसके लिए हमको चार्टों पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक पेपर बना दीजिएगा। अब जीवन परिचय देख लो, कवि में किसका किसका पढ़ना है। बस सूरदास पढ़ लो, तुलसीदास पढ़ लो, रसखान पढ़ लो, महादेव वर्मा, इसमें से एक आएगा ही आएगा। वो तो अलग चीज है, ये 3 बता रहा हूँ, 3 में से तो एक फाइनल आएगा। सूरदास, तुलसीदास, रसखान, तीनों में से एक तो छपा हुआ है वहां पे, उसको कोई रोक नहीं सकता। किसको किसको? सूरदास, तुलसीदास और रसखान, एक आदमी वहां पे टिका हुआ है, और बाकी जो है वो अलग है। अब इसमें आ जाओ, जीवन परिचय में रामचंद्र आचार्य शुक्ला जी हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये दोनों में से एक आदमी वहां पे चिपके हुए हैं, चाहे रामचंद्र शुक्ला हो चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो, एक आदमी वहां टिका हुआ है। तुमको ये 2 पढ़ना है, इसमें 3 पढ़ना है, और तुम सबको बाकी सारे पढ़ने हैं। तुम सबको बाकी सारे पढ़ने हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है, जितना इसमें लिखा है इसके बाहर तो नहीं जाएगा, 5 ठीक है? बस अब सुनिए, पत्र में आ जाइए। पत्र में सिर्फ आपको शुल्क मुक्ति का लिखना है। शुल्क मुक्ति मतलब फीस माफी की। मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, हमारे घर में 4 लड़के लड़कियां हैं, हम सबकी पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा हो रखा है, तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, निवेदन है कि आप हमारी फीस क्या करें, माफ कर दें, समझे? ठीक है? हाँ, मन से जो छाप देना, ठीक है? छात्रवृत्ति का मतलब जान लो, स्कॉलरशिप है कि क्या कहते हैं, हमारे पिताजी गरीब आदमी है, किसान है, जो भी है, हमें क्या कहते हैं, छात्रवृत्ति की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, ताकि हम आगे की पढ़ाई को अपने सुचारू रूप से कर सके। इसमें आगे की पढ़ाई के बारे में लिखना पड़ेगा। छात्रवृत्ति में, शुल्क मुक्ति में तो जहां पढ़ रहे हैं यहीं पे पूरा फीस माफ कर दो, और छात्रवृत्ति में हमको और आगे भी पढ़ना है, लेकिन हमको वहां पहुंचने के लिए पहले हमको क्या चाहिए? स्कॉलरशिप चाहिए, कि भैया वहां पर 1 लाख रुपया फीस है, हमारी छात्रवृत्ति आ गई, 1 लाख रुपया हमने वहां पर क्या कहते हैं जमा कर दिया है, जो भी उन्होंने लेटर वगैरह दिया, और क्या कहते हैं हमारा एडमिशन हो गया। ये छात्रवृत्ति का है। ये नहीं 9-10 में पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप चाहिए, फीस माफी भी लग गया, स्कॉलरशिप भी लग गया, ठीक है? इसमें क्या मांगना है? छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। तुम्हारी कॉलेज की फीस, जैसे कॉलेज वगैरह पढ़ रहे हैं, 1.5 लाख रुपए। सेवा महोदय, जो भी स्कूल का नाम है, विषय मालती इंटर कॉलेज, ये सब छोड़ा। आगे बताओ। महोदय, सबने निवेदन है, मेरा नाम ये है, फलाना फलाना है, मुझे छात्रवृत्ति की बहुत जरूरत है, मेरे पिता, मुझे आगे की पढ़ाई को लगातार करने के लिए छात्रवृत्ति की अत्यंत आवश्यकता है। यदि आप मेरी छात्रवृत्ति स्वीकृत कर देते हैं तो मैं आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकता हूँ, ठीक है? इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरी छात्रवृत्ति का फार्म क्या कहते हैं कि फॉरवर्ड कर दें। वो ऑप्शन देगा ना 2, ठीक है? सुनो, छात्रवृत्ति शुल्क मुक्ति हो गया। बिजली समस्या निराकरण, की हमारे मोहल्ले के अंदर आए दिन क्या कहते हैं 1 हफ्ते से बिजली चली जा रही है, हमारे 10वीं की परीक्षा बहुत नजदीक आ गई है, रात के अंदर हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, दिन में बड़ी परेशानी होती है, ठीक है? इसलिए क्या कहते हैं कि ये बिजली समस्या निराकरण हो गया। ये लड़के देख ले, अब ऐसे लगेगा बेटा, क्षेत्र में व्याप्त गंदगी, क्षेत्र में हमारे अड़ोसी पड़ोसी के अंदर लोग कूड़ा करकट एक जगह फेंक देते हैं, हमारा घर उसके बगल में आता है, हाँ, नगर पालिका को, ठीक है? ऊपर क्या लिखे? नगर निगम, ठीक है? देखो, व्याप्त गंदगी मतलब हमारे आस पड़ोस बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी है, इसको क्या कहते हैं यहाँ से उठवाने की कृपा करें, आप कोशिश करिए, किसी न किसी आदमी को भेजिए, यहाँ से पूरा कचरा यहाँ से हटाएं। यहाँ डेंगू, मलेरिया, प्लेग, ये सारी बीमारियां फैल चुकी हैं, अतः आपसे निवेदन है, हॉस्पिटल के अंदर करीब 20,000 लोग यहाँ मोहल्ले के भर्ती हो चुके हैं, आप जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें।
ठीक है, जितने भी हैं मोहल्ले में जैसा बड़ा हो। बढ़ती चोरी के हमारे मोहल्ले में करीब 1 महीने से लगातार क्या कहते हैं, परसों पुलिस अधीक्षक को लिखेंगे। ठीक है, पुलिस अधीक्षक को लिखेंगे, जिलाधिकारी, हाँ जिलाधिकारी को लिख दे तू, पुलिस अधीक्षक को लिख दे चाहे जिलाधिकारी को लिखे, वो उसमें लिखेगा देगा ना कि पुलिस अधीक्षक को क्या कहते हैं लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, या जिलाधिकारी को लिखना है, वो उसमें देगा। ठीक है, क्वेश्चन में भी देखना। ठीक है, तो बढ़ती चोरी के हमारे आसपास क्या कहते हैं, चोरी बहुत बढ़ती जा रही है, और क्या कहते हैं कि इसके अंदर आप जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें। बगल में शुक्ला जी के यहाँ पर क्या कहते हैं 1.5 लाख की चोरी हो गई थी, मिश्रा जी के यहाँ पे 5 लाख की चोरी हो गई थी। उनके यहाँ से उनके घर में बेटी की शादी थी, वहां पर क्या कहते हैं कि उन्होंने रात को जितना भी गहना वहना बनवाए थे वो सारा उठा ले गया, बेचारे इतने गरीब थे, बेटी की शादी रुक गई। तो सर प्लीज आप कृपा करके जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें। ठीक है, इसी कहानी बना करके लिखना है। नहीं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तेरे को पेज भरना है। आगे देखो, टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार कि मैं गया था, सो रहा था, तिवारी सुनता रहा, नहीं तो रह जाएगा। निबंध में आ जाइए। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पर्यावरण में जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जितने प्रदूषण है वो सारे डाल देंगे हेडिंग वाइज, और लिख डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। वैसे आएगा नहीं इसके बारे में। बेरोजगारी समस्या, बेरोजगारी है, बेरोजगारी आजकल तुमको पता ही हुआ कितना बेरोजगार है पढ़ लिख करके। ठीक है, आतंकवाद आप लोग जानते ही हो। हाँ, सबसे बढ़िया हेडिंग बताऊं तेरे को, अगर तुमको कुछ नहीं आता तो तुम सीधा लिखो प्रस्तावना, फिर लिखो विस्तृत, फिर लिखो उपसंहार। 3 पेज खत्म। 1 पेज प्रस्तावना, दूसरे पेज में विस्तृत, तीसरे पेज में उपसंहार। 3 चीजें लिखो, खत्म। अगर टॉपिक नहीं याद आते हैं तो, और टॉपिक याद आते हैं कि इसका लाभ पता है, इसकी हानि पता, इसका कारण पता, इसका उपाय पता, जितनी चीजें पता उतनी चीजें लिख डालो, फिर 2 लाइन में हो जाएगा। हाँ, सब हो जाएगा। ठीक है, आतंकवाद का तो तुमको पता है, खीर मांगोगे तो चीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, जो है ऐसे एक दो कोटेशन याद होना चाहिए। स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम, हमारे देश से हमारा प्रेम, सबके अंदर देशभक्ति कूट कूट के है कि नहीं। भरा नहीं जो बाहों से बहती, जिसमें रसदार नहीं हुआ हृदय, नहीं हुआ पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस स्वदेश प्रेम में इसमें हमको डालना है। छात्र अनुशासन के अंदर क्या कहते हैं, आता नहीं है, बड़ा बोरिंग टॉपिक होता है ये आए तो भी मत लिखना। ठीक है, छात्र अनुशासन के अंदर कंटेंट कम हो जाए। हाँ, 4 ऑप्शन रहेगा, एक ही लिखना है। हाँ, आगे सुनो। जनसंख्या जान ही रहे हम, हमारे 2 छोटा परिवार सुखी परिवार जो सरकार ले लेकर लगाती है। एक बार क्या कहते हैं, हाँ, फायदा क्या है, नुकसान क्या है जनसंख्या से। ठीक है, हाँ, नारी सशक्तिकरण, नारी शिक्षा, दहेज प्रथा। ठीक है, जितने प्रथाएं हैं नारी के बारे में सबका कंटेंट एक ही होता है। हाय अबला नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, यत नारस्तु पूजन्ते तत् रमन्ते देवता। कोटेशन लिखोगे तो नंबर अच्छे पाओगे। 7 नंबर है, 7 में से 6 6.5 नंबर देगा अगर कोटेशन लिखोगे। इन सारे मैटर के ऊपर 2 कोटेशन लिख लेना। ये पैराग्राफ लिखा, हेडिंग डाली बढ़िया स्केच पेन से, 2 लाइन का कोटेशन डाल दिया बीच में, फिर आगे अगला चलता गया, फिर बीच में मौका पाए, फिर हेडिंग डाली, 2 कोटेशन लिख दिया। ठीक है, कोटेशन मार्कर से लिखो चाहे अच्छे पेन से लिखो। हाँ, आंखों में पानी, ऐसे नारी के बारे में लिख दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे एक है, हवा में ताश के पत्तों का महल नहीं बनता, बिगड़ा हुआ मुकद्दर वापस नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, अब जैसे कंप्यूटर इंटरनेट के बारे में आज कौन नहीं जानता, ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग, ये सारा क्या कहते हैं कंटेंट इसमें भर दो। ठीक है, इसमें इनबॉक्स होता है, SMS क्या काम करता है, मल्टीमीडिया MMS क्या काम करता है, इसके क्या कहते हैं नुकसान क्या है, सनी लियोनी का वीडियो वायरल हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, दुनिया भर की चीजें हैं वो इंटरनेट में हम डाल सकते हैं कि कोई कहीं से भी तुरंत वीडियो शूट करता है और उठा करके क्या करता है डाल देता है। ठीक है, विज्ञान के बारे में हम जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इससे सबसे बड़े एग्जांपल है, डॉक्टर जहांगीर होमी बापू, ठीक है, डॉक्टर बाबा है, आइंस्टीन है, न्यूटन है, इन सब के बारे में क्या कहते हैं 2-2 4-4 लाइनें उठा डालोगे, तुम्हारा पेज ऐसी भर जाएगा। विज्ञान के चमत्कार, अभी एक चंद्रयान जो हुआ था, हो सकता है चंद्रयान लिखा हुआ आ जाए वहां पे, विज्ञान की जगह क्या लिखा हुआ आ जाए, चंद्रयान आ जाए। कि चंद्रयान कैसे हुआ, कि पहले जब भारत ने भेजा था वहां पे चंद्रयान, तो क्या कहते हैं कि सक्सेस नहीं हो पाया था, दोबारा जब अभी चंद्रयान भेजा गया तो बहुत ही आसानी से क्या कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से हो गया, पूरा देश ने क्या कहते हैं जश्न मनाया। स्कूलों के अंदर प्रोजेक्टर में, डिजिटल बोर्ड के अंदर चंद्रयान के बारे में सबको दिखाया गया, बताया गया। ठीक है सर, ये हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं निबंध का कंटेंट। ठीक, समझे कि नहीं? कोटेशन याद होना चाहिए बेटा, अगर पूरे नंबर चाहिए, कोटेशन अगर नहीं याद है तो भी नंबर पूरे नहीं पाओगे, लिख के ले लो। तुम 4 पेज भी भर दोगे तब भी वो 7 में से 5 नंबर देगा तुमको, और कोटेशन लिख दोगे बीच में तो उसी ऐसे मारेगा 3 जगह और 7 नंबर दे देगा। कोटेशन लिखने का तरीका देखो, ऐसे पैराग्राफ आया पूरा, 1 लाइन पहले प्रॉपर छोड़ी,
फिर 2 लाइन लिखी, फिर उसके बाद 1 लाइन छोड़ा, फिर अगला कंटेंट तैयार हुआ। मतलब 2 लाइन के ऊपर 1 लाइन खाली, 1 लाइन नीचे, मतलब 2 लाइन का कोटेशन लिखने के लिए 4 लाइन कवर हो गई। बात समझे? 2 लाइन छोड़ के हाँ, और थोड़ा अच्छे डार्क से, चाहे मार्कर से लिखो चाहे पेन से लिखो, कलर चेंज कर, जैसे नीले पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक पेन से कोटेशन लिख दिया, ठीक है, या मार्कर से लिख दिया, या कलर पेंसिल से लिख दिया, हाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल कोटेशन में, ठीक है। आज से ये याद करना चालू कर दो, हमारी किताब में है, ठीक है। अब आते हैं छंद में, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछता, जितना पूछ रहा उतना बताऊंगा। बस शाब्दिक अर्थ इसका बंधन होता है। छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही पूछेगा, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तुमको बताना 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब एक चीज और पूछेगा, छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल नाम है। छंद का उल्लेख कहाँ किया गया? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया? छंद का। पिंगल किसका नाम है? छंद का। क्लियर है? इसमें 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक हर्ष होता है, एक दीर्घ होता है। एक हर्ष होता है, दीर्घ होता है, एक छोटा एक बड़ा, हर्ष और दीर्घ, खत्म। यति, गति, तुक, अगर इसके बारे में बोल, यति क्या है? विराम स्थल, मतलब रुक जाओ, सांस ले लो, ठहर जाओ। गति यानी प्रवाह, कंटिन्यू, वीर तुम बढ़े चलो, ठीक है, प्रवाह। तुक अक्षरों की समानता, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो रवि और कवि, तुकबंदी हो रही ना, तुनक तुनक, तुम सुना ना, वही तुक, अक्षरों की समानता, ठीक है। तो इसके बारे में ऐसे पूछ ले, यति किसमें काम आता है? यति से अभिप्राय है तो विराम दे दे, एक जगह क्या दे दे? विराम दे दे, एक जगह पूर्ण विराम दे दे, एक जगह अल्प विराम दे दे, तो हमारा आंसर क्या होगा? विराम होगा। ना अल्प होगा ना पूर्ण होगा, सिर्फ क्या होगा? विराम होगा। ठीक है सर, कोई डाउट है क्या? सर क्यों 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 क्या क्यों? ये एक बार फिर बताइए। नहीं अब रहने दे। सोल्ठा बाद में। सोल्ठा क्या है? दोहे का उल्टा रूप क्या होता है? सोल्ठा। दोहे का उल्टा रूप क्या होता है? दोहे का उल्टा रूप क्या होता है? सोल्ठा। ठीक है, यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। वहां एग्जाम्पल में आ जाएगा सोल्ठा है, क्या आएगा? सोल्ठा है। तो ऑप्शन में एक जगह लिखा रहेगा अर्ध सम मात्रिक छंद, एक में लिखा रहेगा सम मात्रिक छंद, एक में कुछ एक में कुछ। तो हमको किस पे टिक करना है? अर्ध सम मात्रिक छंद। कौन है? सोल्ठा। सोल्ठा किसका रूप है? दोहे का उल्टा। या ऐसा आ जाए दोहे का उल्टा रूप निम्न में से है, सोल्ठा छंद ये, तो हम ऑप्शन में क्या डालेंगे? सोल्ठा। क्या डालेंगे? सोल्ठा। ठीक है, इसमें बस ये याद रखना है कि 11-11 और 13-13 मात्राएं होती है। कितनी कितनी? पहले और तीसरे चरण में, किसमें किसमें? पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में कितना होगा? 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है, क्लियर है? इसको टिक कर लेंगे बस हाँ, सोल्ठा टिक कर देना। वो पूछेगा मात्राएं कितनी कितनी होती है, पहले तीसरे चरण में मात्राएं कितनी कितनी होती है? 13-13। कितनी कितनी? पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? सोल्ठा हो गया। क्या हो गया? सोल्ठा। ठीक है, अब मामला थोड़ा सही रहेगा। रोला, यह मात्रिक सम छंद है। ये कौन सा? देखो ये कौन सा है? मात्रिक। और ये क्या था? अर्ध सम मात्रिक। ये क्या था? अर्ध सम मात्रिक। ये आधा वो पूरा। हाँ ये पूरा है, ये पूर्ण मात्रिक है। क्यों? क्योंकि इसमें तभी तो कह रहा है ना 24-24 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी? हाँ 24 मात्राएं होती है। हाँ 11 और 13 मिला करके कितना रहेगा? टोटल मात्राएं 24 रहेंगी। सब लाइन में 24, सब लाइन में नहीं, 11-13। हाँ दोनों मिला करके 24 हो जाएगी। इधर 11 इधर 13, टोटल लाइन में टोटल 24 हो जाएंगे। हाँ मात्राएं रहेंगी। और सुनो एक चीज और बताओ, मान लो इसका एग्जांपल आता है सोल्ठा आएगा तो कम से कम 2 लाइन लिखी रहेगी। क्या लिखी रहेगी? 2 या 4 लाइन लिखी रहेगी। 4 लाइन लिखी रहेगी। कितनी लाइन? 4 लाइन। और जब तुम्हारा रोला आएगा तो 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। कितनी लाइन में खत्म हो जाए? 2 लाइन में। और सोल्ठा का लाइन चलेगा? 4 लाइन चलेगा। चाहे ऐसे चल जाए, एक डबल मात्रा है ना, एक फिर डबल मात्रा, तो 4 हो गए। ये कितने हो गए? और एक कैसे आएगा? एक फिर ये डबल खड़ी पाए, कोई गैप नहीं बना। हाँ समझे? तो ये इसका मान लो, क्योंकि उदाहरण मान लो ऐसा लिखा हुआ आ गया, मुंह खोई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवो सफल कलिमल दहन। अब ना तो इसका तुमको मतलब पता, ना तुम इसमें मात्रा गिन सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो तुमको सीधा दिमाग लगाना है कि देखो 1 2 3 4 कहानी इसकी 1 2 3 और 4। तो ये क्या है? सोल्ठा हो गया। क्या हो गया सर? सोल्ठा हो गया। और ये क्या हो गया? रोला हो गया। और अभी एग्जांपल की बात करेंगे। पहली बात तो सुनो, एग्जांपल पूछेगा नहीं। वो क्या पूछेगा? कहाँ से आया है? ऋग्वेद से आया है। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल है। ठीक है, इसमें पूछेगा सोल्ठा का उल्टा रूप किसका रूप होता है? दोहे का उल्टा रूप होता है। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो हमको लिखना है 11-11 होती है, 13-13 होती है, ये बतानी है। इसमें रोला में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 इसका सम होता है, यानी योग होता है। बस इतने ही सवाल बनेंगे, इसके अलावा कोई सवाल इसमें नहीं बनेगा। ठीक है,
सुन रहे हैं सर? अभी इस कॉपी को पढ़ना भी है आपको। Yes, sir. अब देखिए रस क्या होता है, रस का मतलब आनंद होता है। तिवारी रस क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दो, ये भी पूछ सकता है भारत मुनि के अनुसार, किसके अनुसार? भारत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचार भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तुमसे सवाल पूछे रस के बारे में किसने विस्तृत व्याख्या की है, तो भरत मुनि ने की है। किसने की है? भरत मुनि ने। किसने की है सर? भरत मुनि ने। ठीक है, क्यों में ये आएगा? एमसीक्यू में है सारे सवाल। हास्य रस क्या होता है? जिसमें हास्य स्थायी भाव होता है, जिसमें ऐसे क्या करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया। ठीक है, एक वो मतीरे वतीरे का क्या था, काला मतीरा पीला तीरा हीरा मीरा नीरा इसमें हाथ रस की बात हाँ बस, नहीं है। मैं क्या करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया। ठीक है, उल्लास, उल्लास एक शब्द है, ये भी याद रखना। उल्लास हास्य हंसी, उल्लास हास्य और हंसी, इन्हीं में से एक आएगा। एक है करुण रस। करुण क्या होता है? शोक। क्या होता है? शोक, दुख, शोक, दुख। ठीक है, तकलीफ, पीड़ा। ठीक है, वो क्या होता है? करुण रस होता है, शोक भाव। जैसे करुण रस की निष्पत्ति होती है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। अरिजीत सिंह के सारे गाने सुन लेना, सैड इमोशनल वाले, तो उससे तुमको पता लग जाएगा सब क्या है, करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस। अभिनव पाल करुण रस में डूबा रहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक, जो टॉपिक हमने अभी तक देखे ही नहीं है। हमारा है सबसे पहला वाक्य का स्वरूप, हमारे कोर्स में है। अब पड़ेगी लेकिन अब तिवारी अब अगर किसी का हाथ ऐसे गया ऐसे गया, हाँ जाने रहना, चलने दे। देखो वाक्य का स्वरूप क्या है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होता है? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, हमने बोला राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है? हमारा उद्देश्य हो गया, सब्जेक्ट बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में समझो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सुना होगा। सब्जेक्ट कौन होता है? जो शुरुआत में है, बाकी जितनी लाइन में है वो सब क्या है? प्रेडिकेट यानी विधेय है। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? विधेय। उद्देश्य कौन है? राम। पुस्तक पढ़ता है, ये कौन है? विधेय। ये कौन है? तुम्हारा सवाल आ गया क्वेश्चन, राम पुस्तक पढ़ता है, राम के नीचे अंडरलाइन कर दिया, ऑप्शन में दे दिया, उद्देश्य है, विधेय है, ये है, ये तो हम किस पे टिक करेंगे? उद्देश्य में। राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है के नीचे अंडरलाइन कर दिया और बोल दिया उद्देश्य है, विधेय है, क्या है? तो विधेय है। तो उद्देश्य और विधेय पता लग गया क्या होता है। उद्देश्य कौन? जो सब्जेक्ट है हमारा, और बाकी जो बच गया, जो जितना बच गया, ऑब्जेक्ट वर्ब फलाना जो भी बच गया वो सब क्या है? विधेय है। वो सब क्या है? नाम को छोड़ करके तुम्हारा सब विधेय है। यहाँ वह भी आ सकता है, जो भी नहीं है राम में आए वह भी आ सकता है। मतलब सब्जेक्ट जो है वो तुम्हारा उद्देश्य है, बाकी सब क्या है? ठीक है, सब उद्देश्य और विधेय पता लग गया ना, बहुत आसान था इसलिए पता लग गया। जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए तो श्याम तुम्हारा उद्देश्य हो गया और बाकी पूरा क्या हो गया? विधेय हो गया। अब देखो वाक्य के भेद, सवाल आता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। ध्यान देना, अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? 8 भेद। रचना की दृष्टि से कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक होता है निषेधात्मक। क्या होता है? निषेधात्मक का मतलब होता है निषेध करना, मना करना। क्या करना? यहाँ धूम्रपान करना मना है। कौन सा वाक्य? निषेधात्मक। निषेधात्मक, ठीक है, हाँ ठीक है। आज बारिश होगी, संदेहवाचक। संदेह हो रहा है ना, संदेहवाचक। ऐसे कुछ शब्द पकड़ के तुमको करना पड़ेगा वहां पे, अगर आ जाता है। आज्ञार्थक, अब जैसे एक आज्ञा वाले आ जाए, तुम वहां जाओ नल बंद करके आओ, ये क्या हो गया? उसने ऑर्डर दिया, उसको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा, मतलब उद्देश्य, वो क्या बोलते हैं? आज्ञार्थक। ठीक है, तो इसमें ये 2-3 ठो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मैंने इसमें नोट नहीं किया अभी, इसको आपको देखना रहेगा। वैसे आएगा नहीं जहां तक मुझे लगता है, कि सवाल अभी तक पूछा नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन ये पूछा है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हैं? 8 है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद? 3 है। लेकिन रचना की दृष्टि से जो 3 वाक्य हैं उसके बारे में दिया हुआ है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य साधारण वाक्य। अभिनव पाल रो रहा है, अभिनव पाल हंस रहा है, ठीक है, ये सब क्या होता है? सरल वाक्य होता है। सरल, नेताजी भाषण देकर चले गए, नेताजी भाषण देकर चले गए। सिंपल वाक्य इसको क्या बोलेंगे? सरल वाक्य। जैसे बोल दे नेताजी भाषण देकर चले गए, निम्न वाक्य है, सरल है, मिश्र है, क्या है? तो सरल है। अब देखो मिश्र वाक्य में क्या होता है? इसमें 2 वाक्य मिश्र होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं। मतलब एक वाक्य दूसरे पे उसकी डिपेंडेंसी होती है, उस पे आश्रित होते हैं। कैसे? जो परिश्रमी होते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। जो परिश्रमी होगा वही तो सफल होगा। मैं कह दूं वो आलसी है, सफलता प्राप्त करता है, ये वाक्य अलग हो गया। क्या बोला? जो परिश्रमी होते हैं वो सफलता
प्राप्त करते हैं। तुम तैयारी करोगे तभी तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। तो पहले वाले वाक्य से दूसरा वाला वाक्य क्या है, इंटरकनेक्ट है कि नहीं? तो वो कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र। अब बचा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य के लिए जहां पर बीच के अंदर और लग जाए, या लग जाए, तथा लग जाए, एवं लग जाए, परंतु लग जाए, अथवा लग जाए, इसलिए लग जाए, अतः लग जाए, फिर भी लग जाए, किंतु लग जाए, लेकिन लग जाए, पर लग जाए, ये सब अगर लग जाता है तो कौन सा वाक्य है वो, संयुक्त। जैसे उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने परिश्रम किया सफलता नहीं मिली, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। ध्यान से समझो इस चीज को। उसने बहुत परिश्रम किया सफलता नहीं मिली, कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र। लेकिन इसमें क्या लग गया, किंतु। क्या लग गया, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, बिजली नहीं थी अंधेरा था, मिश्र वाक्य। लेकिन जब इसलिए लग गया तो कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। वाक्य के बारे में आपको जानकारी मिल गई, आगे चले, ठीक है। अब देखिए वाच्य क्या होता है, यानी बोलने का विषय। क्या होता है, बोलने का विषय। जैसे जिससे ये पता चले कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है कि कर्म प्रधान है कि भाव प्रधान है। कर्ता कौन होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, और कर्म कौन होता है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट, और भाव तुम्हारा इमोशन है। क्या है, इमोशन है, ठीक है। अब देखो कैसे वाच्य दो प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जरूर याद रखना कि कौन कितने प्रकार का है। नाम याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये याद रखना कौन कितने प्रकार का है, ये सवाल आता है। वाच्य कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान है, कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, क्रिया कर्ता के अनुसार हो, उसे क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य। जैसे बालक सोता है, बच्चे खेलते हैं, लड़कियां बाजार जा रही हैं, सिंपल वाक्य कर्तावाच्य। लड़कियां सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट, कर्ता, कर्ता इसमें पहले नाम से है। देखो इसी के हिसाब से बालक सोता है तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया है ना, हाँ ठीक है, हाँ वही सब्जेक्ट आ गया तेरा। तो कर्म भी हो रहा है जिसमें, अरे यार उससे क्या मतलब आगे हमको, इसके द्वारा कर्म हो रहा है। अभी तीनों देखो फिर अंतर समझना। कर्तृवाच्य समझ गए ना, क्रिया कर्ता के अनुसार। जैसे बालक सोता है तो बालक पुल्लिंग है, तो सोता है भी क्या है, पुल्लिंग में। ये तो नहीं लिखा ना बालक सोती है, ठीक है। तो कह रहा है क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार, क्रिया कौन, वर्ब, कर्ता कौन, सब्जेक्ट। मतलब सर्वे किसके, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग है, वर्ब के अकॉर्डिंग। तो कर्ता किसके अनुसार, क्रिया के अनुसार। अब देखो आगे, अकर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता ना हो। अब इसमें कर्ता का रोल खत्म हो गया। कैसे, देखो कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता हो, किसमें हो, कर्म के। अब देखो क्रिया कर्म के अनुसार होगा, इसमें क्रिया किसके अनुसार हुआ, कर्ता के अनुसार। इसमें क्रिया किसके अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार। और इसमें सकर्मक होता है, यानी कर्म के साथ होगा। देखो छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यानी जब से आ जाए, के द्वारा आ जाए, में आ जाए, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, सब पढ़े हो ना, संबंध का के की, संबोधन है, अरे रे, ये 8 लाइन की एक टेबल है, इस टेबल पढ़ लेना। इससे रिलेटेड अगर तुम्हारे वाक्य में कुछ लिखा हुआ है तो वो कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो पढ़े हो तुम लोग। ये लिखा है ना, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। क्वेश्चन करते हो ना, राम किल्स रावण, है ना, रावण किल भाई राम के द्वारा मारा गया, राम ने रावण को मारा, ये था ना। तो वही है, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यानी कौन सा वाच्य है ये, कर्मवाच्य है। कौन सा है, कर्म किया जाता है। हाँ अब देखो भाववाच्य क्या होता है, क्या है, भाववाच्य। भाववाच्य क्या, जिसमें क्रिया या भाव की प्रधानता हो। किसी, देखो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है भाव में प्रधानता होती है। मैंने एक तो दिया था एमसीक्यू पिछली बार, उसमें सबने गलत किया था। उसमें ऑप्शन क्रिया आता, ऑप्शन में क्या आता, क्योंकि उसमें भाव नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था, और जब भाव में भाव नहीं दिया तो क्या आएगा, टेंशन वाली बात है, सोचोगे गलत है छोड़ दोगे। तो जिसमें क्रिया या भाव की प्रधानता, मतलब भाववाच्य का। कर्तृवाच्य क्या, जिसमें सवाल ऐसे आएगा, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता है, कर्म की है। एग्जाम्पल नहीं देगा वो, ठीक है। फिर पूछेगा भाववाच्य में किसकी प्रधानता है, अब भाव नहीं दिया, क्रिया दे दिया ऑप्शन, तो हम किस पे टिक कर देंगे, क्रिया पे टिक कर देंगे। और भाव दिया है तो किस पे टिक कर देंगे, भाव पे। क्रिया भाव दोनों दिया है तो भाव पे टिक करेंगे, क्रिया भाव दोनों दिया तो किस पे टिक करेंगे, भाव। और भाव नहीं दिया तो किस पे टिक कर देंगे, क्रिया पे टिक कर देंगे। क्लियर है सर। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाव। कर्तृवाच्य क्या है तिवारी, कर्तृवाच्य सर जी वो होता है जैसे कि नहीं बताना है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता। भाववाच्य क्या है, भाववाच्य इसमें सर जी भाव की प्रधानता और सकता है। और सर जी और एक नाम बताए, और वो जैसे वैसे मत बताए, दूर सर जी कर दिए उसमें। हाँ हमारे पापा
तो बेटा ध्यान नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है ये क्लास वेस्ट हो जाएगी। सर जी इसी ऑडियो को सुनते रहना तो बैठ के। फिर अब देखिए पद परिचय। अब देखिए पद का परिचय जो अभी पूछा था, राम तेरी गंगा मैली, गंगा के नीचे अंडरलाइन, तो वो क्या क्या है देखो। इसके अंदर देखो कॉमन चीजें बताता हूं जो तुम लोग समझ जाओगे आसानी से। आप सभी लोग जानते हैं कि एक वचन क्या होता है, तुमको पता रहता है कि भैया ये एक नाम है तो एक वचन ही है। आदमी है कि औरत है कि कौन है, तो पुल्लिंग पता लग जाएगा तुमको और स्त्रीलिंग पता लग जाएगा। और जब ये दोनों नहीं है तो नपुंसक लिंग है, कोई सामान वगैरह है तो, जैसे किताब कापी कुछ ऐसा है, ठीक है, तो नपुंसक लिंग में आ जाएगा वो, ठीक है। तो पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, नपुंसक लिंग, एक ये तुम बता दोगे। अब एक तुम इसमें बता दोगे कि ये संज्ञा है या सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब क्या बताया था, इशारा। इशारा, जैसे तू इधर आ, है ना, तुम वहां क्या कर रहे थे, है ना, वह वहां क्या कर रहा था, है ना, किसी का नाम नहीं लेता, इशारे में बात होती है तो सर्वनाम, हाँ प्रोनाउन। और संज्ञा क्या होती है, व्यक्ति विशेष की बात करता है ना। आर्य तिवारी ताजमहल घूमने गया था, तो आर्य तिवारी प्रॉपर संज्ञा है, ताजमहल भी क्या है, प्रॉपर संज्ञा है तुम्हारी, ठीक है, नेम है, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम जान गए, अगर वो ठीक है, वहाँ ताजमहल घूमने गया था वो हो गया सर। अब देखिए हाँ, विशेषण, ताजमहल बहुत खूबसूरत था, है, था क्या, अभी भी है, तो वो विशेषण मतलब विशेषता। लाल घोड़ा, काला घोड़ा, कमल नयन, कर्मधारय समास, है ना, तो विशेषण हो गया जो विशेषता बताई, ठीक है। तो अब देखो, अब जिस इसमें एक सवाल दिया है, अब उसको समझो। यह पुस्तक मेरी है, मैं इसे पढ़ सकता हूं, और पढ़ सकता हूं के नीचे अंडरलाइन लगी है, क्या लगी है, पढ़ना क्या होती है भैया, क्रिया होती है। पढ़ना क्या होती है, क्रिया होती है, भूल जाओ, क्रिया मिल गया तुमको। पढ़ना, यह पुस्तक मेरी है, मैं इसे पढ़ सकता हूं मतलब लड़का है कोई, मतलब कौन हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। अकेला ही पढ़ रहा है कि ये पुस्तक भी मेरी है और मैं ही पढ़ रहा हूं, अकेला है, एक वचन हो गया। है, हूं, वर्तमान काल है, हूं है, जो भी है वर्तमान, था थी थे होता भूतकाल हो जाता। लिखना पड़ेगा सर, लिखना नहीं पड़ेगा, वहां ऑप्शन में आएगा कि पढ़ सकता हूं है, एक में लिखा रहेगा पुल्लिंग एक वचन, दूसरे में लिखा रहेगा स्त्रीलिंग द्विवचन, तीसरे में लिखा रहेगा नपुंसक लिंग, जो भी वचन, बहुवचन, कुछ भी। तो हमको इसमें से हाँ एक पहचान लोगे अगर, तो पूरी लाइन तुम्हारी सही हो जाएगी। तुमको अब सकर्मक पता है कि नहीं पता है, अकर्मक पता है कि नहीं पता, वो सब तेल लेने जाए। तुमको सिर्फ ये तीन चीजें पहचान ली, अगर एक वचन है या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, संज्ञा है या सर्वनाम है, बस। नॉर्मल लाइन है, हाँ, हार्ड लाइन देगा। अरे कुछ नहीं देगा, अभी देख उसी में से लिखा हूं, तेरे पेपर में जो आए हुए सही है, आगे अभी पढ़ना। ये ले, ये क्या लिखा है, करीब 30 कोस पर गंगा थी, 30 कोस पर गंगा थी, हाँ गंगा थी। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। अब एक आ जाए इधर, ईमानदारी बहुत दुर्लभ वस्तु है, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा, इमोशन है, भाव, ठीक, स्त्रीलिंग है ये। और क्या है, एक वचन है। मान लो स्त्रीलिंग में कंफ्यूजन है तो हम किस पे आएंगे, एक वचन पे जाएंगे, एक वचन जहां मिलेगा वहां पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अरे अभी क्वेश्चन बैंक करेंगे तब उसमें पता लगेगा ना आपको कितना आया है। हाँ सर, आगे चलें, बस हो गया। अब देखो अविकारी विकारी के बारे में ज्यादा तुम्हारी किताब में क्या है, हाँ यही ला रहा हूँ, अविकारी और विकारी के बारे में तुम्हारी किताब में ज्यादा कुछ दिया नहीं है सिलेबस में, बस इतना पूछेगा, जो शब्द लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उसे क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। जैसे यथा, तथा, और, लेकिन, किंतु, परंतु, ये कौन हो गया, अविकारी। और विकारी जो शब्द काल पुरुष वचन आदि के अनुसार बदलते रहते हैं उसे क्या कहते हैं, विकारी। जैसे राम जयपुर गया, यहीं का एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, राम जयपुर गया, तो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना उसका कर्म बदला, ना उसका क्या कहते हैं लिंग बदला, ना उसका वचन बदला, ना उसका काल बदला। लेकिन राम जयपुर गया और वहां मर गया, राम जयपुर गया लेकिन वहां मर गया, अब उसका काल बदल गया ना सर, वर्तमान से वर्तमान से क्या कहते हो तो चला गया ना, तो वो क्या हो जाएगा, अविकारी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नहीं आएगा, इसका सवाल इसी आएगा कि विकारी शब्द जैसे लिंग वचन कारक निम्न में से बदलते हैं, विकारी, अविकारी, पद, सद, जो भी है, तो किस में बदलते हैं, विकारी में बदलते हैं और अविकारी में नहीं बदलते, विकारी में बदलते हैं और अविकारी में नहीं बदलते। ठीक है, वैसे इसमें से तुमको इतना याद रखना है कि लिंग वचन कारक काल अनुसार नहीं बदलते हैं, और इसमें काल पुरुष वचन आदि क्या होता है, समय के अनुसार बदलते रहते हैं, बस खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा तुम्हारी किताब में नहीं है। विकारी कम क्वेश्चन आता है, ये आता ही नहीं है, सवाल यहाँ से आएगा। ये दोनों साथ के टॉपिक है,
इसके टॉपिक है 7 के, इसीलिए एक एक पेज में एक एक टॉपिक लिखा हूं मैं। आगे आगे अब आ जाओ अलंकार। अलंकार के बाद अरे बाप रे वो सब नहीं पढ़ेंगे, अलंकार में आ जाइए सर। अलंकार का मतलब सब जानते हैं, आभूषण, जैसे कि क्या कहते हैं, एक महिला सुहाग रात के दिन शादी के जोड़े में पूरा सज सवर के श्रृंगार से आती है तो उसकी खूबसूरती एक एक क्या कहते हैं सोने के कंगन से सबसे निखरती है। उसी तरह काव्य का भी क्या कहते हैं एक आभूषण होता है, क्या होता है, जिससे जो काव्य के शब्दों द्वारा जो अलंकृत किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं साहब, अलंकार कहते हैं। जो हमसे नहीं पूछेगा, हमसे सिर्फ इतना सवाल पूछेगा अलंकार का अर्थ है। अलंकार का अर्थ है तो क्या अर्थ है, आभूषण। आभूषण यानी काव्य की सुंदरता, क्या है, काव्य की सुंदरता। ठीक है, अब देखो अलंकार के कितने भेद हैं सर, 3। अलंकार हमको सिर्फ ये याद रखना, अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। हमारे सिलेबस में सिर्फ अर्थालंकार है, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, अर्थालंकार। अलंकार ये सब बाहरी है, हाँ ये सब अलग है, हमसे मतलब नहीं है, बस अर्थालंकार। अर्थालंकार में फिर 3 अलंकार है। अर्थालंकार में 3 अलंकार, एक उपमा है, एक रूपक है और एक उत्प्रेक्षा है। अब देखो उपमा अलंकार क्या होता है, जिसमें योजक चिन्ह भी आ सकता है और सा सी से सरिस भी आ सकता है, सा सी से सरिस। जैसे चंद्रमा सा, उपमा में ना, हाँ उपमा में चंद्रमा सा, तो सा सी से सरिस आएगा तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है, लेकिन सा सी से नहीं आया और विशेषता बता रहा है, योजक चिन्ह आ गया तब तो रूपक है, और सा सी से नहीं आया। मत दिखा रहा हूं, पास से छोड़ो। देखिए सर, उपमा रूपक में फर्क पता लग गया कि उपमा के अंदर तो सा सी से सरिस आएगा तो उपमा अलंकार है, और जिसमें सा सी से सरिस नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों अलंकार की कॉमन चीज है विशेषता। कॉमन चीज क्या है, विशेषण की विशेषता। जैसे चंद्रमा सा सुंदर है, ठीक है, और इसमें मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मतलब चंद्र चांद का खिलौना ले लो, ठीक है, वो तो आगे है, उत्प्रेक्षा में है सर। आप आगे चलेगा एक कदम, ठीक है। तो जिसमें सा सी से नहीं है, अब इसमें देखो कहीं भी सा सी से नहीं है, लेकिन चंद्रमा खिलौना की बात कर रहा है, मतलब इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तीसरा ऑप्शन जिसमें सा सी से ना हो वो रूपक है, लेकिन विशेषता बताए तब, ठीक है। और देखो उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जिसमें ज्यो मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु आता है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुधाई, तो जनु आ गया। नेत्र मानो कमल है तो मानो आ गया, है ना। और देखो ये भी विशेषता ही बता रहा है कि नेत्र कमल के समान है ना, लेकिन लग क्या रहा है, मानो। तो मानो किसमें है, तुम्हारे उत्प्रेक्षा में। तो ये सब तो उत्प्रेक्षा हो गए। उपमा और रूपक में क्या हो जाएगा, उपमा के अंदर सा सी से सरिस आएगा या योजक चिन्ह आएगा तब तो उपमा है, और सा सी से सरिस नहीं आएगा, सिर्फ योजक आएगा या वो आएगा तो उपमा नहीं है, ठीक है सर, तब रूपक है। अलंकार जान गए। ज्योति जवाहर के 2 सवाल याद करना। पहला, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर कलिंग युद्ध का वर्णन करिए। दूसरा, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। ये 2 ही सवाल आएंगे, 2 ही सवाल तुमको रट लेना, 3 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए काल विभाजन मैंने निकाल दिया हिंदी साहित्य का। आदिकाल, जिसका ऐसे बोल दे आदिकाल का नाम है तो वीर गाथा काल। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, वीर गाथा काल है। 1000 से 1350 ईस्वी तक का समय किसका था, आदिकाल का था। किसका था, ये मैं इसलिए एक एक बार बोल दे रहा हूँ ताकि कुछ दिमाग में घुस जाए तुम्हारे। भक्ति काल को क्या बोलते हैं, पूर्व मध्य काल, 1350 से लेकर के 1650 ईस्वी तक का। रीति काल उत्तर मध्य काल, 1650 से 1850 ईस्वी तक, वो हमारे मतलब नहीं, वो आगे है। आधुनिक काल गद्य काल है, 1850 से अब तक तो चल रहा है। फिर देखो गद्य का क्या है, भारतेंदु पूर्व युग, जो 13वीं शताब्दी से लेकर 1868 ईस्वी तक चला। भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक चला। द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक चला। शुक्ल युग, जिसको छायावादी युग भी कहते हैं, तो पिछले साल 1919 से 1938 ईस्वी तक चला। 1918 रहेगा, सही कह रहा है। 1900 से 1918 द्विवेदी युग चला। शुक्ल युग 1919 से 1938 चला, 38 है। शुक्लोत्तर युग तुम्हारा जो छायावादोत्तर युग है 1938 से 1947 तक चला, और स्वातंत्र्योत्तर युग 1947 से अब तक चला। स्वतंत्रता ये याद करने की बहुत आसान है। प्रयोगवादी युग, हाँ वो आगे इसमें है, आगे वो सब नहीं है, वो सब पेपर में नहीं पूछा तो मैं काहे लिखूं, वही पूछता ही है। हाँ तो लिखना, नाम नहीं पूछता। अभी देखना तो पेपर आएगा जब, उस दिन मिलना मुझसे। अरे रुक जा, मैं सारा नहीं पूछूंगा, छोड़ो।
देखो नॉर्मल नाम ना अरे ठीक है सर, ये सब तो याद करने वाला है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावादी, इसके सारे इंपॉर्टेंट निकाल दिया हूँ। कवि और उनके काव्य ग्रंथ, विधा की रचना, निबंध के अंदर निकाल दिया हूँ, कहानी में निकल गया, उपन्यास में निकल गया है, और नाटक में, एकांकी में, जीवनी में, रेखा चरित्र में, संस्मरण में, यात्रावी साहित्य में, आलोचना में, डायरी में, गद्य काव्य और पत्र पत्रिका है।